Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with a series of current affairs and this is the April part 2 related to economy, banking and finance. So without much ado, let's begin with our current affairs. तो आज के टॉपिक्स तो भी कवर क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने नेशनलाइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड की बात की है। सेकेंड इज के IMF हैज प्रपोज दैट एक सॉलिडेरिटी टैक्स जो कि कॉरपोरेट जिन्होंने बेनिफिट किए और जो बाकी कंट्रीज हैं जिनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है वो एक सॉलिडेरिटी टैक्स अपना पे करें। नेक्स्ट इज जो साइबर युआन है, चाइना हैज रोल्ड आउट अ न्यू करेंसी, जो अपनी ई करेंसी, उसने न्यू करेंसी तो नहीं कहेंगे उसको, एक ई करेंसी जो उनका युआन है वो उन्होंने रोल आउट कर दी है। ठीक है, इन एन एनोलॉजी टू बिटकॉइन कह सकते हैं इसको। एंड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियाज फ्यूल कंजम्पशन डिक्लाइन टू अ 4-year लो इन फिस्कल ईयर ऑफ 2020 एंड 21। तो आज की फर्स्ट न्यूज शुरू करते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नेशनल सेंट्रलाइज एक रजिस्टर बना दिया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के रजिस्टर होंगे। सो इसमें क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक इंसान के 2 ड्राइविंग लाइसेंस है या 2 से ज़्यादा मल्टीपल उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो इजीली उसमें हाईलाइट हो जाएंगे एंड द डेटा कैन बी रिमूव्ड। सेकेंड इज के जो भी स्टेट्स अपनी एक जो सारथी पोर्टल यूज कर रही हैं तो उनको गवर्नमेंट ने कहा दिया है, मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा दैट दी स्टेट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू माइग्रेट द न्यूली क्रिएटेड नेशनल रजिस्टर। तो इनको भी कहा है कि आप अपना नेशनल रजिस्टर में डेटा है वो शेयर करो। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं एंड इट इज सेड दैट अराउंड 1.5 लाख डेथ्स अकर इन इंडिया एनुअली ड्यू टू रोड क्रैशेस। तो इसमें क्या होगा कि जो भी लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है या रिवोक किया जाता है या कुछ भी है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनको एक तरह से रेड फ्लैग हो जाएगा। मतलब कि अगर वो कहीं भी ड्राइव करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनका वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि नहीं, दिस सच एंड सच पर्सन हैज कॉज्ड दिस एक्सीडेंट एंड ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। उससे क्या होगा कि जितने भी रेकलेस ड्राइवर है, जितने भी लोग टेंड टू दे ड्राइव नॉर्मली, जो लोग रैश ही चलाते हैं, नॉर्मल चलाते ही नहीं है, वो हाईलाइट हो जाएंगे एंड because they will not be allowed to drive their vehicles, either their driving license will be confiscated or revoked। उससे क्या होगा, जो incidents happening due to rash driving है वो भी कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब जो आप लर्नर लाइसेंस लेते हैं अपना ड्राइविंग से पहले, वो भी अब आप इलेक्ट्रॉनिकली ले पाएंगे। द ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी रिन्यूड 1 year बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो 1 साल अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को रह गया तो 1 साल के पहले 1 साल में आप रिन्यू करा सकते हैं किसी भी टाइम। नेक्स्ट इज द नीड टू फर्निश व्हीकल्स फॉर इंस्पेक्शन एट RTO फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। तो पहले जो नया व्हीकल आप लेते थे और वो RTO में जाके इंस्पेक्ट होता था, वो अब आपको इंस्पेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो आपका डीलर है वो भी नंबर इशू करके दे सकता है। In April 2020, the Ministry of Road Transport and Highways has fixed the maximum speed on expressways as 120 km per hour and the speed limit for national highways 100, whereas the speed limit on urban roads is 70 km per hour for M1 category vehicles। अब M1 category vehicles कौन से होते हैं? These are those vehicles that have seats less than 8, मतलब जिसमें 8 बंदों से कम बैठ सकते हैं, वो M1 कैटेगरी के व्हीकल्स आ जाते हैं। सेकेंड न्यूज इज दैट IMF प्रपोजेस टेम्पररी सॉलिडेरिटी टैक्स ऑन पेंडेमिक विनर्स। ठीक है, एक ही रिपोर्ट आई है। इसमें क्या है, बेसिकली सॉलिडेरिटी टैक्स का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिडेरिटी टैक्सेस की आपने सॉलिडेरिटी विद द वर्ल्ड शो करनी है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वीकर नेशंस, वीकर इकोनॉमीज, उस हिसाब से इन्होंने वर्ड सॉलिडेरिटी IMF ने कॉइन किया है। सो लेट्स सी, एडवांस इकोनॉमीज विद रोबस्ट टैक्स सिस्टम, जिनका स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम है, शुड इंक्रीज देयर टॉप इनकम टैक्स रेट्स फॉर अ पीरियड। तो इसमें क्या कहा है बेसिकली कि आप कुछ टाइम के लिए उनका एक जो रेट है अपना टैक्स का वो बढ़ा दीजिए, जो कि आपका हायर स्टेट ऑफ जो आपके टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सो दैट कि वो पैसा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इकोनॉमीज के अंदर। हाई अर्नर्स एंड कंपनीज दैट prospered in the coronavirus crisis should pay additional tax to show solidarity with those who were hit hardest by the pandemic। तो जिन लोगों को, जैसे कई कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम में फायदा हुआ है, कईयों को कोविड पैंडेमिक से जैसे
लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पे रिजॉर्ट कर लिया है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स इंप्रूव हो गए, तो जिन भी कंपनीज को फायदा हुआ है वो काइंडली अपना सॉलिडारिटी टैक्स पे करे सो दैट दे शो सॉलिडारिटी विद द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंप्रूव करने में हेल्प करे। अ टेम्पररी टैक्स वुड हेल्प टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड बाय द इकोनॉमी एंड हेल्थ क्राइसिस ऑफ द पास्ट ईयर। बेसिकली आपको पता है ये कोविड के बाद स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री का तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, एंड उसी के रिगार्डिंग क्या है, इन्होंने कहा है कि आप सॉलिडारिटी टैक्स पे करो। इट हैज राइट नाउ इट इज एन ऑप्शनल थिंग बट द IMF हैज स्टिल आस्क्ड फॉर इट। इट वुड आल्सो रीशो दोज वर्स्ट अफेक्टेड दैट द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इज कलेक्टिव एंडेवर विद इन सोसाइटीज। सो बेसिकली क्या है कि जिन कंट्रीज को नुकसान है, जिन भी इकोनॉमीज को नुकसान है, उन्हें भी ये पता चलेगा कि हम एक पूरा वर्ल्ड कलेक्टिवली इस पेंडेमिक को फाइट कर रहा है एंड दे आर नॉट इंडिविजुअल। सो वाइटर गैस्पर, ही इज द IMF हेड ऑफ फिस्कल अफेयर्स, ही टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम्स that a symbolic rise in taxation from those who have prospered over the past year would strengthen social cohesion even if there was not a pressing need to repair the public finances। बेसिकली उसने एक सोशल लिंक से भी इसको अपनी एकजुटता के बारे में बात की है कि एकजुटता शो होगी अगर एक सॉलिडारिटी टैक्स वो इम्प्लाई करते हैं। Countries should consider this policy as it would help boost their citizens' perception that everybody contributes। तो बेसिकली यह है कि सिटीजन्स को भी लगेगा कि हाँ हम भी कोरोना पैंडेमिक एक वॉरियर की तरह या एक बीइंग अ पार्टिसिपेंट हम वर्ल्ड की अपने लेवल पे वर्ल्ड की हेल्प कर रहे हैं। एडवांस इकोनॉमीज विद रोबस्ट टैक्स सिस्टम शुड इंक्रीज देयर टॉप इनकम टैक्स रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग हायर जिनके पास स्टेटा में जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो भी अपना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। Next is cyber yuan. China rolls out its own e-currency as a first measure for economy. So it's poised to give Beijing power to track spending and money that isn't linked to global finance system. Basically क्या इन्होंने अपनी करेंसी को एक ई रूप दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक रूप दे दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने ये जो काउंटर किया है, ये जो इन्होंने करेंसी निकाली है, इट इज बेसिकली टू काउंटर द बिटकॉइन। एंड इसमें क्या होगा, जैसे बिटकॉइन में एनोनिमिटी रहती है, इसमें एनोनिमिटी नहीं रहेगी। एनोनिमिटी मतलब कि इसमें जो भी सेल परचेज ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसका जो भी लोग कर रहे हैं उनका नाम पता KYC जो भी रहता है वो पता रहेगा। सो विद साइबर युआन द चाइनीज गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ डिजिटल करेंसी कंट्रोल्ड बाय इट्स सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली अगर डिजिटल करेंसी किसी नेशन की है तो कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। कल को इंडिया में डिजिटल करेंसी आती है, कौन कंट्रोल करेगा, RBI। China's version of digital currency is controlled by its central bank, which will issue new electronic money. It is expected to give China's government vast new tools to monitor both its economy and its people. Obviously, अगर जैसे हम देखा जाए, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम E-पे की बात करते हैं, किसी को हम गूगल पे करते हैं, गूगल पे वाला जैसे सपोज मैंने आपको पे किया, आपने 10 लोगों और को पे किया, उससे क्या हमें एक चेन ऑफ मनी पता है कि हाँ ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहे हैं। इस कारण ये क्या होता है, एक तरह से चेक मैकेनिज्म, एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, इससे एवरी ट्रांजैक्शन इज विजिबल। Next is by design the digital yuan will negate one of the Bitcoin's major draws, and that is what Bitcoin का major drawback क्या है, anonymity for the user। So उसमें बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि पेमेंट आई कहाँ से और जा कहाँ रही है। सेकेंड है इसके जितने भी देखा जाए, वैसे तो आउट ऑफ द टॉपिक है बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू, जितने भी डीप वेब के ट्रांजेक्शन होते हैं दे आर मोस्टली इन करेंसीज दैट हैव एनोनिमिटी, ठीक है। बेसिकली जो डीप वेब में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इलीगल ड्रग ट्रेड वगैरह जो भी है, वो सारे बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन कहना सही नहीं होगा, प्राइमरी वैसी करेंसीज के थ्रू होता है जिनका एक एनोनिमिटी रहती है एंड उसका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो नहीं पता रहता। तो दैट इज वाई एक एनोनिमिटी को हटाना भी एक बिगेस्ट टास्क हो चुका है आज के टाइम पे। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, आर लुकिंग एट डेवलपिंग डिजिटल करेंसीज दैट कुड प्ले अ रोल इन मेकिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स फास्टर एंड चीपर। ऑब्वियसली इन्होंने अपना रेशनल दिया ही है कि हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पेमेंट्स हैं उसे ईजी एंड फास्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको नहीं पता होगा तो चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पेपर करेंसी निकाली थी। सो 1000 years ago when money meant coins, China invented paper currency. Now the Chinese government is minting cash digitally to reimagination of money that could shake a pillar of American power। अब आपको पता ही है कि अगर हम एक थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो नाउ द टू वर्ल्ड्स मेजर पावर इज द USA एंड चाइना, ठीक है। रशिया कहीं ना कहीं स्टैंड करता है बट प्राइमरली अब जो कंपटीशन है वो दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, दैट इज अमेरिका एंड चाइना। सो इनके बीच में आपस में कंपटीशन एंड दे आर बोथ वर्किंग कि हम एक दूसरे को किस तरह नीचे या किसकी इकोनॉमीज को कैसे नीचे गिरा सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और रिसेंट बात बता देता हूँ कि जो बाइडन ने भी रिसेंटली एक कमेटी बिठाई है जो कि वुहान वायरस या चाइना का जो कोरोना वायरस है
उसके ऊपर भी रिसर्च करेगी कि उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। एंड दे हैव ऑल्सो प्रिडिक्टेड, अगर हमें सोर्स नहीं पता चलता है तो कोविड-26 एंड कोविड-32 के वर्जन भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। सो नाउ द वर्ल्ड, इंडिया ने भी इस पर नोट दी है, अमेरिका भी अब इस पर काम कर रहा है। कहने को अगर इन शॉर्ट कहें तो पूरा वर्ल्ड एक इसके सोर्स के बिल्कुल जो कह लो कि जो इसका फोकल पॉइंट है, जो इसका ओरिजिनेशन हुआ था, उसको फाइंड आउट करने के लिए वहां पे काम कर रहा है। एंड इफ चाइना फाउंड गिल्टी, सो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वर्ल्ड लेवल पे कितनी बड़ी वॉर छिड़ सकती है। बट नेक्स्ट न्यूज क्या है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, that is rationalization and conditions of service ordinance 2021. So the president promulgated the tribunal reforms ordinance 2021. So it has recently been promulgated. Ordinance क्या होता है? Ordinance होता है एक temporary law जो कुछ टाइम के लिए आता है primarily, या for example it is for only 6 months. तो 6 months के लिए एक ordinance आता है and later it can be extended. So इसमें क्या है, इसमें एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस आया है जिसमें इन्होंने क्या कहा है, द ऑर्डिनेंस हैज अमेंडेड द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 टू इंक्लूड प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपोजिशन, सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स इन द एक्ट इटसेल्फ। तो बेसिकली जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं उनके मेंबर्स की टर्म्स और उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें बताई गई हैं। द फाइनेंस एक्ट 2017 इज empowered the central government to notify rules on qualifications of members, terms, conditions of their service and composition of search cum selection committees for the 1980 empowered central government to notify rules on qualification of members of their service and composition of search cum selection committee. सो बेसिकली जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जितने भी मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन कमेटी कैसे बनेगी, इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। किसके पावर किस लॉ के अंडर है? इट इज द लॉ अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, इसमें जो ट्रिब्यूनल्स कवर होते हैं दैट इज कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल, वेरियस जो भी हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। Search cum selection committee, the chairperson and members of the tribunal will be appointed by the central government on the recommendation of search cum selection committee. तो अब जो members अपॉइंट होंगे अब वो कौन करेगा? अब वो करेगा जो हमारा search cum selection committee and by the central government. The committee will consist of Chief Justice of India, Supreme Court का जज होगा या फिर as a chairperson and secretaries nominated by central government. जो secretary level position होता है वो central government उसमें nomination करेगी। Sitting और outgoing chairperson और retired Supreme Court judge या एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी उसमें आ सकता है। एंड द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री जिसके अंदर वो ट्रिब्यूनल या वो डिपार्टमेंट फॉल करता है। टर्म ऑफ ऑफिस, द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी फॉर 4 years और टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज 70 years। तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल में अपॉइंट होंगे उनकी एज कितनी होगी? लास्ट एज उनकी 70 होगी, या फिर जो उनका आइदर इट इज 70 years अगर वो 70 टर्म होते हैं, या फिर 4 years। तो दैट इज ऑल डिपेंडेंट कि उनकी एज क्या है। For other members of the tribunal, the term shall be also for 4 years or till the age of 67. तो जिनका चेयरपर्सन उनको 3 years की लेवरेज दी गई है, he can be 70, but the other members have to be 67. So the 9 laws इसमें क्या है? The Copyright Act, the Customs Act, the Trademarks Act. तो बेसिकली ये डिफरेंट जो लॉज उसके अंदर कवर होते हैं वो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज द रीजन फॉर रिप्लेसिंग ट्रिब्यूनल्स, बेसिकली पुअर एडजुडिकेशन एंड डिले बहुत होता है। सेकेंड इज के देखा जाएगा जैसे रेरा एक ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे कितनी लिसनिंग होती है, कितने ही लोग वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने ये ट्रिब्यूनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही इन्होंने ले लिया है। द क्वालिटी ऑफ एडजुडिकेशन हैज बीन अंडरवेलमिंग इन मोस्ट केसेस, द डिलेज हैव बीन सब्सटेंशियल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज स्ट्रगल्ड to find competent person willing to accept position on these tribunals, and litigation has actually become more expensive as these tribunals added another layer to it. बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोर्ट जाना पड़ता है तो कई बार आपको कोर्ट ही कहता है कि आप ट्रिब्यूनल के थ्रू हो क्या, एंड वहाँ पे समझौता नहीं होता, बस 2-3 साल जो भी है वो निकल जाते हैं ट्रिब्यूनल में। तो इट इज नाउ हैज बिकम अ मोर लेंथियर प्रोसेस rather than to rectify what was the old problems we were facing. It is a quasi-judicial institution that is set up to deal with the problems such as resolving administrative or tax-related disputes. बेसिकली कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स में जाया जाता है। क्वासी-जुडिशियल, इसको एक सेमी जुडिशियल कह सकते हैं कि अगर ये कोई डिसीजन देता है तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और यू हैव टू गो टू द हायर कोर्ट। इट परफॉर्म द नंबर ऑफ फंक्शन लाइक एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमिनिंग राइट्स between contesting parties, making an administrative decision, reviewing an existing administrative decision and so on. तो बेसिकली क्या ये इनकी बेसिक पावर है, बेसिक सारी कोर्ट्स की पावर इनके पास होती है, बट देन इनका डिसीजन कोर्ट में चैलेंजेबल होता है। Next is India's fuel consumption that has primarily declined in the year of
2021 अगर इसका रीजन देखा जाए तो बेसिक इसका रीजन है लॉकडाउन. द इंडियन क्लोज द फाइनेंशियल ईयर 2000 विद अ 9% डिक्लाइन इन टोटल फ्यूल कंजम्पशन दैन द लास्ट पीरियड. द फॉल इज प्राइमरली अट्रीब्यूटेड टू लॉकडाउन. And according to the data shared by the Petroleum Planning and Analysis Cell, India's total fuel consumption stood at 194.63 million tons during the year under review, and दिस इज द 4 ईयर लो. मतलब 4 साल में फर्स्ट टाइम इतने लो फ्यूल कंजम्पशन इंडिया में हुई है. द फ्यूल कंजम्पशन स्टूड 6.75% लोअर फ्रॉम 30 मिलियन टन इन 2019-20 टू 28 मेट्रिक टन इन 2020. तो बेसिकली इन्होंने अपना डेटा दिया है कि पिछली बारी हमारी जो कंजम्पशन थी वो इससे ज़्यादा थी. अब क्या है, अब 4 साल में पहली बारी सबसे लोएस्ट फ्यूल कंजम्पशन हुई है. ऑब्वियसली फ्यूल कंजम्पशन फ्रेंड्स लोएस्ट ही होगी बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा. हम आज के टाइम पे भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर निकल नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली उतना फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है, एंड उतना फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है तो कंजम्पशन भी कम होगी. द एलपीजी और द कुकिंग गैस कंजम्पशन स्टूड एट 27.59 मीटर, ऑलमोस्ट 5% हायर देन लास्ट ईयर. तो इसको भी हम एक तरह से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी लोगों ने घर बैठ के कुकिंग वगैरह की हैं तो उन्होंने एलपीजी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा दी हैं. दिस ग्रोथ इज कंजम्पशन इज ड्रिवन बाय 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ द 8 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज अर्ली इन कोविड-19. ठीक है, तो सेकंड इसका रीजन ये भी आता है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें इनको फ्री सिलेंडर्स वगैरह दिए गए थे पीएमयूवाई में, उसके कारण भी कंजम्पशन जो एलपीजी की है वो इंक्रीज हो चुकी है. सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू प्लीज, थैंक यू.